हेलो एवरीवन, आई एम रचना। आज मैं आपको क्लास 9th की स्पर्श किताब का पाठ नंबर एक मिनट बच्चों पाठ नंबर 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में समझाऊंगी। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। अब देखो, पेड़ से सेब गिरते हुए लोग सदियों से देख रहे हैं, मगर इसके गिरने के पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न था, ये हमें किसने बताया था? न्यूटन जी ने। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। अब समुद्र की नीले पानी क्यों होता है, इसका सभी काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं लोग, आदिकाल से असंख्य लोग इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। पर इस चीज़ का जो हमें रीज़न है वो किसने हमें बताया था? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। जिस तरीके से इनका चैप्टर है रामन जी का। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। रामन जी जब समुद्री यात्रा करते थे तो जहाज पर खड़े हुए वो नीले समुद्र को निहारते थे, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी थे, नेचर से उनको प्यार था, तो उनको पानी को देखना अच्छा लगता था। तो वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। अब वो ये देखते थे कि ये हमें पानी जो है नीले रंग का क्यों दिखता है, इसमें क्यों है, इसका वो साइंटिफिक रीज़न जानना चाहते थे कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा कि क्यों हमें जो है नीला दिखता है। लेकिन रामन केवल भावुक प्राकृतिक प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी सशक्त थी। लेकिन रामन जी जो है केवल एक प्राकृतिक प्रेमी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक साइंटिफिक जिज्ञासा भी थी कि ये नहीं कि मैं जो प्राकृतिक से प्यार है ठीक है, लेकिन उस प्रकृति के बारे में एक जिज्ञासा रखनी, एक साइंटिफिक बात देखनी, ये भी उनके अंदर जो थी एक जिज्ञासा थी। यही जिज्ञासा यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए, जवाब ढूंढते हुए विश्व विख्यात बन गए। अब रामन जी जो है अब इस बात को जानने लगे कि समुद्र का रंग जो है नीला ही क्यों होता है, तो अब इसके पीछे जो है उसका जवाब ढूंढने लग गए, और वो हमें विश्व विख्यात बन गए जवाब ढूंढने के कारण। रामन का जन्म 7 नवंबर को सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। अब रामन जी का जो जन्म है 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली एरिया नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिक के शिक्षा थे। अब इनके जो पिताजी थे वो विशाखापट्टनम में साइंस के और मैथ के जो हैं टीचर थे। तो पिता इन्हें बचपन से ही गणित और भौतिक पढ़ाते थे। पिताजी जो है बचपन से इनको साइंस भी पढ़ाते थे, मैथ भी पढ़ाते थे, बिकॉज वो खुद भी एक टीचर थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनके सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद उन्हें जो है यहाँ पर हमारे अंग्रेजी कॉलेज होते थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज, वहाँ से की, मद्रास से। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से बेचैन रहता था। अब रामन जी का जो दिमाग है हमेशा यही साइंटिफिक बातों में रहता था कि हम इनकी बातों को जानें, साइंटिफिक ऐसा क्यों है, तो उनका मन में यही बेचैनी रहती थी। अपने कॉलेज के ज़माने से उन्होंने शोधकर्ताओं में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। अपने कॉलेज के टाइम में ही उन्होंने जो है साइंटिफिक सर्च पर, एक्सपेरिमेंट पर दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। पहला उनका शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। सबसे पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक पेपर दिया इन्होंने, तो वो इनका फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा थी तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन जो है शोध कार्य को ही समर्पित कर दे। अब उनकी दिल की इच्छा थी कि वो अपना सारा जीवन जो है एक्सपेरिमेंट पे बिता दे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर। मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरा
समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। उस टाइम में कुछ भी नहीं होता था ऐसे उनको सर्च करने के लिए। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि जो ज़्यादातर वहाँ के छात्र होते हैं, ज़्यादातर बच्चे होते हैं, वो सरकारी नौकरी की तरफ जो है अट्रैक्ट होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। तो रामन जी जो हैं वो भी अपने सरकार के वित्त विभाग में जो है ऑफिसर बन गए थे। उनकी तैनाती जो है कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा, अपने नेचर को बनाए रखा अपनी सरकारी नौकरी में। दफ्तर में फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए भाऊ बाजार आते, जहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी थी। रास्ते में आते हुए इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की लेबोरेटरी थी, तो वहाँ पर वो अपनी लेबोरेटरी में ज़रूर जाते थे अपनी नौकरी पूरी का टाइम होने के बाद। ये अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसमें कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। जो वहाँ के मतलब सबसे अच्छी सबसे अनूठी संस्था यही थी, जो कलकत्ता के एक डॉक्टर थे महेंद्र लाल जी, उन्होंने अपनी काफ़ी मेहनत से काफ़ी लगन से जो है इस लेबोरेटरी को बनाया था। तो इस संस्था का उद्देश्य था कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। इसका क्या मोटिव क्या था, क्यों इन्होंने बनाई थी कि देश में जो है वैज्ञानिक चेतना हो, मतलब यहाँ पर भी है इंडियंस में भी जो है लोग साइंस पढ़े और वैज्ञानिक बने। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि फॉरेन के ही बन सकते हैं, अपने इंडियंस के भी बने। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। जो लेबोरेटरी तो अच्छी थी, पर पैसों के अभाव के कारण यहाँ पर जो साधन है उनकी कमी थी। तो रामन जो है इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। अब रामन जी जो है इस प्रयोगशाला में जाते और जो भी वहाँ पर उपकरण होते थे उनसे जो है अपना काम चलाऊ एक्सपेरिमेंट कर लेते थे। तो ये अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। आधुनिक हठ योग मतलब एक अपने जीवन में एक जिद कर लेनी, हाँ जी मैंने ये काम करना ही करना है, तब भी वो इस काम को करते थे। जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपने इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करते। अब वो दफ्तर में अपना काम करने के बाद अपनी मेहनत से फिर इस लेबोरेटरी में जाना और वहाँ एक्सपेरिमेंट करना, तो वो ये जो है ये काम करते थे। उन दिनों वे वाद्य यंत्रों की आकर्षित हुए। वाद्य यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हारमोनियम है, तबला है, इस बारे में अब उन्होंने सोचा कि अब इसमें इसकी जांच की जाए। वे या वाद्य यंत्रों की ध्वनि के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनि ये देखना चाहते थे कि जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारे तबला है ना, हमारे हारमोनियम है, तो इनके जो साउंड है वो कैसे निकलते हैं, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, बहुत सी स्टडी की उन्होंने किस पे, इंस्ट्रूमेंट्स पर, जिसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। जो विदेशी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी, और देसी के इंस्ट्रूमेंट भी। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोधकर्ताओं के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहाँ वायलिन, चैलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा, मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। अब वाद्य यंत्र जो विदेशी वाद्य यंत्र थे, इंस्ट्रूमेंट थे, वो थे हमारे चैलो, पियानो, वायलिन, ये हमारे विदेशी वाद्य यंत्र हैं। और हमारे इंडियंस वाले हैं वीणा, तानपुरा, हारमोनियम, तबला। तो इन पर भी जो है उन्होंने साइंटिफिक रीज़न जाना कि इनके पीछे कैसे साउंड आते हैं, कैसे वाइब्रेशन आती है, इनका क्या रीज़न है। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिम देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है, कि जितने भी भारतीय वाद्य यंत्र हैं ये फॉरेन वाले जो बाहर की कंट्री के लोग हैं वो सोचते हैं हमारे जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है वो घटिया हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाश किए थे। तो वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट के कंपन के पीछे जो वाइब्रेशन होती है उसके पीछे भी उन्होंने उसका अच्छा खासा काम किया और उसके लिए भी एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। अब जो वहाँ के सर आशुतोष मुखर्जी थे, उन्होंने भी रामन जी के बारे में जानकारी ली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर
कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। तो उस दिन उस टाइम में क्या हुआ, जो सर आशुतोष मुखर्जी थे, उन्होंने जो है रामन जी के सामने एक लेटर रखा कि तुम जो है अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर यहाँ के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की जॉब जो है एक्सेप्ट कर लो। बट रामन जी के लिए ये एक कठिन निर्णय था। अब ये तो एक मुश्किल बात हो गई थी कि अपनी सरकारी जॉब, अपनी सरकारी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की कम सैलरी पर जॉब करना, ये तो एक बहुत मुश्किल बात थी उनके लिए। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। अब उस जमाने में उनको इतनी अच्छी सैलरी मिलनी, इतनी सुख सुविधाएं जो सरकारी एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, तो वो सब था उनके पास। उन्हें नौकरी करते हुए 10-20 वर्ष भी बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाले विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। अब उनके लिए मुश्किल की बात थी कि इतनी सुख सुविधा, इतनी अच्छी सैलरी, और 20 साल मुझे जॉब पे भी हो गए। अब उस नौकरी को छोड़कर और कम आय वाली, कम तनख्वाह वाली नौकरी को ज्वाइन करना, ये बड़ा हिम्मत का काम होता है, इतनी बड़ी सैलरी को छोड़कर। तो रामन जी सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। अब रामन जी जो है सरकारी नौकरी के जो जितने भी सुख सुविधा वहाँ पर थी, उन सब चीज़ों को छोड़कर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। कलकत्ता में अब वो चले गए थे बच्चों। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। अब उन्होंने अपनी सारे सुख सुविधा को ये नहीं सोचा कि यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्होंने सोचा जो ज्ञान हमने देना है, सरस्वती की सेवा है, ये भगवान की सेवा है, तो ये मैंने करनी है। स्कूल में तभी वो गए थे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा ध्यान अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। अब जब वो कलकत्ता के विश्वविद्यालय में चले गए, तो वहाँ पर अपना सारा टाइम जो स्टडी करने में, पढ़ने में, सारा कुछ अपना टाइम वहीं बिताने लगे। 4 साल बाद यानी 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। 4 साल बाद जब 1921 सन में समुद्र यात्रा के दौरान रामन जी के दिमाग में समुद्र में नीले रंग के पानी क्यों होता है, जब ये सवाल उनके दिमाग में आने लगा, तो रामन जी ने जो है इसकी भी खोज की, जो हमें रामन इफेक्ट खोज के रूप में जो हमें मिली। और बच्चों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इस वीडियो का पार्ट 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू आपका।